ये कहानी एक डॉक्टर की है जो एक हॉस्पिटल में सर्जन है। वह एक जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उनका नाम नुकुल है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव के हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी आदरणीय हैं। वह दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्जन हैं। वहीं उन्हीं के साथ उनके हॉस्पिटल में एक और सर्जन काम करती थी, जिसका नाम नेहा था, जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। उनके प्यार की कहानी पूरे हॉस्पिटल में चर्चित है। नेहा थोड़ी सिंपल स्वभाव की है। उसे हॉस्पिटल में आए 2 ही साल हुए हैं। नुकुल देखने में बहुत ही शरीफ और मासूम सा लगता है। कद में 5.5 का ही होगा। नेहा का कद 5'2" ही है। नुकुल एक पोस्टमार्टम सर्जन है और नेहा एक हार्ट सर्जन है। नुकुल और नेहा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनकी मुलाकात एक केस को लेकर हुई थी, जिसमें हार्ट सर्जरी के कारण उस बंदे की डेथ हो गई, जिसका पुलिस केस बन गया था। उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे। उस केस के सिलसिले में नेहा और नुकुल की बातचीत होती रहती थी। उन दोनों की बातें इतनी होने लगी कि वह दोस्त कब बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था। नुकुल की फैमिली गांव में रहती थी, मगर नेहा की फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। नुकुल एक अच्छा और ईमानदार पोस्टमार्टम सर्जन था। नेहा उसके कार्य से काफ़ी प्रसन्न थी। नुकुल को अकेला रहना पसंद था। वह दिन भर डेड बॉडी देख देख कर अपने काम से थोड़ा बोर हो गया था। अब उसने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए जो उसके काम से अलग हो। वह एक दिन लाइब्रेरी गया। वहाँ पर उसको एक बुक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो बुक थी एक ब्लैक मैजिक की। उसने उसे पढ़ना चाहा। वह बुक काफ़ी दिलचस्प थी। इसमें डेड बॉडी को जिंदा कर सकने की तरकीब लिखी हुई थी। पहले तो उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर ना जाने क्यों उसका इस किताब पर विश्वास करने का मन कर रहा था। उसमें लिखी बातों को बार बार पढ़ने का उसका मन कर रहा था। उसमें कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिससे वशीकरण हो जाता है। अब उसने सोचा क्यों ना सीखा जाए। अब उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिस पर वह यह सब कर सके। उसने अपने हॉस्पिटल में एक ऐसी ही लड़की देखी जो बहुत ही अकेली थी, जिसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। वह डेड बॉडी देखने आई थी। नुकुल की मुलाकात उस लड़की से हॉस्पिटल में हुई थी। उस लड़की का नुकुल ने व्हाट्सएप नंबर ले लिया और यह उसके लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस लड़की का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर चुका था और वह अकेली थी। उसको सहानुभूति देते हुए उसको सहारा देना, इस प्रकार से उसको काबू करना आसान था। व्हाट्सएप पर उससे बातें करता। उसका नाम अंजलि था। अंजलि देखने में खूबसूरत थी। अब उसको उस बुक के वशीकरण का टोटका सीखना था, तो उसने सोचा क्यों ना यह टोटका अंजलि पर क्यों ना करूं, देखता हूं यह होता है या नहीं। इसलिए उसने बुक उठाई और वशीकरण टोटके पढ़ने लगा। उसमें हजारों मंत्र लिखे थे। अब वह उन्हें बारी बारी पढ़ने लगा। उसमें कोई भी मंत्र आसान नहीं था। उस किताब में लिखे हुए टोटके के काफ़ी नियम भी थे। उसे एक मंत्र ऐसा मिला जिसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं थी। उसके लिए केवल लड़की की फ़ोटो, नींबू के अलावा रोली और मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना था। बस नुकुल को यह उपाय अच्छा लगा। अब उसने सोच लिया था कि इस वाले को ट्राई करेगा। अब वह सारा सामान ले आया और जैसा कि बुक में लिखा हुआ था उसको वैसा वैसा वह करने लगा। सबसे पहले लड़की की फ़ोटो व्हाट्सएप पर मांगी और उसे खोलकर सामने रख लिया और नींबू पर अंजलि का नाम लिख दिया और ओम लिख दिया और उस पर एक कलावा बांध दिया और उसके साथ ही अपने हाथ में लौंग लेकर 108 बार मंत्र का उच्चारण करने लगा। और उसके बाद रोली को कटोरी में डाल दिया। फिर उसके बाद नींबू को काट कर उसमें लौंग डाल दिया और उसके साथ ही उसका रस रोली में डाल दिया। रोली को अच्छे से मिला भी दिया। फिर अपने माथे पर लगाकर अब बस आखिरी में उसे अंजलि को मिलने के लिए बुलाना था। उसने अंजलि को कॉल किया और उसे कहा, क्या तुम घर आ सकती हो? अंजलि का कोई दोस्त नहीं था, नुकुल ही था जिसको वह दोस्त मान रही थी। इसलिए वह उससे मिलने आ गई। अंजलि फौरन ही नुकुल के घर पहुंच गई तो नुकुल ने उसे भी टीका लगा दिया और बोला, अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और अंजलि भी यही यकीन करने लगी, सब अच्छा होगा। उसका चेहरा अजीब हो गया था। अब वह उसकी हर बात मान रही थी। नुकुल अब खुशी के मारे पागल ही हो गया कि ये सब काम करता है। सोचा कि क्यों ना मैं उसको एक ऐसा काम बोलूं जो कोई लड़की ना कर सकती हो। अब वह उसको कपड़े उतारने के लिए बोल देता है।
अंजलि वह भी करने लग गई। नुकुल अपने आप को रोक नहीं पाया। वह उसको चूमने लगा और उससे बोला, तुम भी करो, और वो भी करने लगी। नुकुल ने भी कपड़े उतार दिए थे। दोनों ने संभोग किया। अंजलि को कपड़े पहनने को बोला, वह पहन भी ली। नुकुल को लग गया ये तो बहुत ही अच्छा टोटका है जिसमें सामने वाले को जो कहो वो सब करता है। नुकुल ने कपड़े पहने और सोचा मतलब सब कुछ सही है। अब वह और बड़ा करना चाहता था। अंजलि को घर भेज दिया। अब उसका जब मन करता उसे बुलाता और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता। मगर अब वह अंजलि से बोर होने लगा था। उसने अंजलि को सुसाइड करने को कहा और उसने उसे इस तरह से खत्म कर दिया। अब उसे एक कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करना था। वह एक दिन नेहा के घर गया तो वहां उसके पड़ोस में एक 12 साल की बच्ची थी जो नेहा के घर आया जाया करती थी। नुकुल की उस पर बुरी नजर पड़ गई थी। नुकुल ने इस लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उससे उसका नाम पूछा और फिर चोरी छुपे से उसकी फोटो ली। नेहा के घर उसका आना जाना बढ़ रहा था और वो लड़की से कह रहा था, हम एक गेम खेलेंगे, क्या खेलोगी? तो वह तैयार हो गई। नुकुल उस बच्ची का वशीकरण करने लगा। अब बच्ची भी वशीकरण हो गई थी। अब नुकुल फिर से हैवान बन गया और उसको घर ले गया। फिर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। अब उसको इन सब में बड़ा ही आनंद आने लगा। नुकुल उस लड़की को बुरी तरह से खत्म कर देता है। अब उसे ऐसा लगता है वो अब कुछ भी कर सकता है। वह इसी प्रकार नई लड़कियों को वशीकरण करता और उनके साथ दुष्कर्म करता। अब उस काले जादू की बुक में अमर होने की और मुर्दे को जीवित करने की तांत्रिक विद्याएं भी लिखी हुई थी, मगर उसमें कुछ शर्त भी थी। नुकुल को इस बुक पर भरोसा हो गया था। अब वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा था जो शायद कोई करने से पहले कांप जाता हो। उसने मुर्दों को जीवित करने का सोचा, मगर किसी को जिंदा करने के लिए उसे कुछ ही घंटों पहले मरा होना चाहिए। यानी कि वो जिस मुर्दे को जिंदा कर रहा है उसकी मौत कुछ घंटे पहले ही होनी चाहिए। मगर ऐसी डेड बॉडी मिलनी मुश्किल थी जो इतनी जल्दी मिल जाए। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी को मारकर फिर उसे जिंदा कर दूं। वह मरेगा भी नहीं और जीवित भी हो जाएगा, मगर शर्त यह थी कि वह वशीकरण ना हो और उसे पता ना हो कि वह जीवित होने वाला है। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी। उसने सोचा क्यों ना नेहा को मारना सही रहेगा, क्योंकि उसको झांसा देना आसान है। नुकुल का जन्मदिन आ रहा था और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। और फिर जन्मदिन वाले दिन उसने नेहा से कहा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुमको पार्टी दूंगा। नेहा काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी और वह अकेली ही वहां थी। उसने कहा, कोई भी क्यों नहीं आया? नुकुल मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि हमें कोई परेशान करे, इसलिए मैं और तुम ही काफी हैं। नुकुल ने दूसरे कमरे में सारी तैयारी कर रखी थी, जैसे कि एक रंगोली बनाई हुई थी और उसके साथ ही एक नाइफ जिस पर ओम और नेहा का नाम लिखा हुआ था, और नींबू की माला और 21 मोमबत्ती जला रखी थी। फूलों की माला और रंगोली, कपूर, लौंग, हवन की सारी सामग्री, दही और घी आदि सब कुछ वहां पर रखा गया था। बस वह 10:10 का इंतजार कर रहा था। दोनों ने केक काटा और थोड़ा ड्रिंक किया। फिर उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर भी किया और इसके साथ ही डांस भी किया। अब 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। उसने नेहा से कहा, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तो मैं तुम्हारी आंखें बंद करना चाहता हूँ। उसने उसकी आंखें बंद कर दी और दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसने उस कमरे में नेहा को उस रंगोली के पास बैठा दिया और उसके माथे पर टीका लगाया और माला पहनाने लगा। नेहा उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या सरप्राइज है, और नुकुल बस उससे कह रहा था, तुम चुपचाप रहो, बस अभी सब कुछ पता चल जाएगा। जब उसने नेहा को नींबू की माला पहनाई तो नेहा को कुछ अजीब लगा। उसने पट्टी को हटा दिया और उस कमरे की ऐसी हालत देखकर वह सब कुछ समझ गई थी। उसने तुरंत वहां से भागना सही समझा। वह उठी और गेट की तरफ दौड़ने लगी। नुकुल ने उसे भागते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे चाकू लेकर भागा और बोला, तुम यहां से नहीं भाग सकती, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नेहा बहुत घबरा गई थी। नुकुल के हाथ में चाकू था और उसकी आंखों में खून सवार था। नुकुल कहता है, तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा, बाकी मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम मेरी बात मानो, अंदर आकर बैठ जाओ। मगर नेहा पीछे होते जा रही थी और कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। नेहा थोड़ा पीछे होते हुए टेबल पर रखी चाकू को उठा लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है, और जैसे ही नुकुल उसके पास आता है तो वो वैसे ही डर के मारे उसको मार देती है और उसको मारती रहती है।
जब तक कि वह मर नहीं जाता। अब वह घबरा जाती है क्योंकि नुकुल मर गया था। अब नेहा ने नुकुल की डेड बॉडी को नुकुल के ही गार्डन में गड्ढा करके दफना दिया था और उसके साथ ही वह पूरे घर की साफ सफाई भी कर देती है और उसके मोबाइल से हॉस्पिटल में एक छुट्टी का ईमेल डाल देती है कि नुकुल 2 महीने के लिए अपने गांव जा रहा है। और फिर नेहा नुकुल के घर पर ताला लगाकर अपने घर चली गई। नुकुल के घर में वह काले जादू वाली बुक वहीं अलमारी के पास टेबल पर रखी रही, जिस पर नेहा की नजर नहीं पड़ी। नेहा घर पर पहुंचकर सभी से बोली कि नुकुल गांव चला गया है। नेहा अपने कमरे में चली जाती है, फिर नहाती है और सोचती है ये सब क्या हो गया, और रोने लगती है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह चेंज करके लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, मगर उसको आज नींद कहाँ आने वाली थी। नुकुल के बारे में सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। वो मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि नुकुल तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उसके दर्पण पर उसने कुछ लिखा देखा। उस पर यह लिखा था, नेहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नेहा इसको पढ़कर और भी ज्यादा डर गई। यह कौन है जो मुझे ऐसे लिखकर बता रहा है। उसे लगा कहीं नुकुल जिंदा तो नहीं। वह उठकर अपने कमरे को अच्छे से देखती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता। वह बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सोचने लगती है कि नुकुल क्या कर रहा था। उसने अपने कमरे को इस तरीके की वेशभूषा क्यों दे रखी थी। देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे वह तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ चुका है। शायद मैंने जल्दी जल्दी में वहां कोई तांत्रिक विद्याओं की बुक को देखा नहीं है। लगता है मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस अब तक के मर्डर केस को सुसाइड केस बना दी थी। उन लड़कियों की पोस्टमार्टम को नुकुल ने सुसाइड बना दिया था, पर अब तो नुकुल ही नहीं रहा। सुबह होते ही नेहा नुकुल के घर पहुंची। उसने वहां पर तांत्रिक विद्याओं की बुक को खोजना शुरू किया। फिर उसे ढूंढते ढूंढते अलमारी के पास एक टेबल पर बुक मिल ही गई और उस बुक के पास एक डायरी भी मिली, जिस पर नुकुल ने वह सब लिखा हुआ था जो उसने अब तक किया था। उस डायरी को नेहा पढ़ने लगी। तब उसे पता चला कि वह क्या क्या कर रहा था। नेहा को यह सब पढ़कर नुकुल से घिन आने लगी थी। अब नेहा को उसकी मौत का कोई अफसोस ना था, इसलिए उसने डायरी और तांत्रिक विद्या की बुक को वहां से उठाया और अपने घर लेकर आ गई और डायरी और बुक को अपने कमरे में रख दिया। मगर नुकुल की आत्मा नेहा को परेशान कर रही थी। वह जहां भी जाती वह उसके पीछे पीछे आ जाता और उसे कुछ न कुछ ऐसा संकेत देता जिससे उसको उसका आभास हो सके। कभी उसे पकड़ लेता तो कभी उसे खींच लेता। वह उसे बहुत ही तंग करने लग गया था। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने किसी तांत्रिक बाबा का सहारा लेना सही समझा, क्योंकि एक आत्मा से जीतना एक आम इंसान के लिए मुश्किल था। इसलिए वह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह नुकुल हैवान बन गया था और दुष्कर्म कर रहा था और वह उसको भी मारना चाह रहा था। यह सारी बातें उसने तांत्रिक बाबा को बता दी। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा उसकी डेड बॉडी को जला दो, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी रहेगी तब तक वो तुम्हें परेशान करती रहेगी। नुकुल की आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए घूम रही है। नेहा ने कहा उसको कैसे जला सकती हूँ। तांत्रिक ने कहा यही एक उपाय है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा ठीक है, और उसको अब डेड बॉडी को जलाना था। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज से वह आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम आसानी से यह कार्य कर पाओगी। नेहा ने कहा क्या आप मेरी सहायता करेंगे इसमें? क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? तांत्रिक बाबा ने कहा काश चल सकता, मगर मेरे पैर नहीं हैं। नेहा ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वह सच कह रहे थे, उन तांत्रिक बाबा के पैर नहीं थे। मैंने पूछा यह पैर कैसे कट गए? उस तांत्रिक ने कहा ऐसे ही कोई आत्मा थी जिसको पकड़ने में गया हुआ था और उस आत्मा ने मेरे पैरों को काट दिया। तब से मैं केवल उपाय ही बताता हूँ, बाकी आप जैसे लोग इसे खुद से कर लेते हैं। मगर मेरा एक चेला तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। अब नेहा ताबीज बांधकर नुकुल के घर केरोसिन माचिस लेकर पहुंच जाती है। चेला भी साथ में ही आता है और तभी कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइटें जलने और बुझने लगती हैं और एक भयंकर सी आवाज आती है कि नेहा तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसी बातें सुनकर नेहा घबरा जाती है। नेहा हिम्मत करके गार्डन तक पहुंचती है और फावड़ा उठाया और बॉडी को बाहर निकालने के लिए खोदने लगी। चेला भी मदद कर रहा था, मगर नुकुल करने नहीं दे रहा था।
उसने चेले को हवा में उड़ाकर कमरे में कैद कर दिया। वह नेहा को भी फेंकना चाह रहा था, मगर वह उसे छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके साथ जो ताबीज था वह नेहा की रक्षा कर रहा था। नुकुल चिल्ला रहा था और सामान यहाँ से वहां उड़ाकर फेंक रहा था। नेहा डर भी रही थी और उसके साथ साथ वह अपना काम भी कर रही थी। उसने डेड बॉडी बाहर निकाल दी। नेहा तुरंत ही डेड बॉडी के ऊपर केरोसिन डालने लगी और उसने माचिस जलाई और उसे तुरंत ही जला डाला। नुकुल की बॉडी जल गई। नेहा की जान में जान आई। वह अपने घर पहुंची। दूसरी ओर पुलिस सुसाइड केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी ही छानबीन में लगी हुई थी। 1 महीना बीता भी नहीं कि नुकुल के पिता गांव से नुकुल से मिलने घर आ पहुंचते हैं, तो वहां पर ताला लगा हुआ देखते हैं। तो वह आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं। उन सभी को भी नहीं पता था। नुकुल के पिता ने रिश्तेदारों को भी फोन किया, मगर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। अब वह घबरा गए थे। वह सीधा हॉस्पिटल में पता करने गए, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उन्होंने हमें ईमेल करके कहा था कि वह गांव जा रहे हैं। यह सब सुनकर पिता और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि नुकुल तो गांव में आया ही नहीं। अब नुकुल के पिता बिना समय बर्बाद किए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और नुकुल के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस केस दर्ज कर लेती है और हॉस्पिटल जाकर छानबीन चालू कर देती है। पुलिस को भी वहां से बस यही पता चलता है कि उसका ईमेल आया था कि वह गांव जा रहे हैं अर्जेंट। फिर पुलिस ने सोचा क्यों ना घर पर चला जाए, वहीं से कुछ पता चले। नुकुल के घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़ दिया और घर में छानबीन चालू कर दिए। घर काफी अच्छी हालत में था। उनको वहां से कुछ भी नहीं मिला, मगर नुकुल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसको पुलिस ने देखा तो पता चला कि नुकुल के घर नेहा आई थी और उसके दूसरे दिन भी वह आई थी और उसके कुछ दिन बाद नेहा केरोसिन लेकर भी आई थी। अब पुलिस की शक की सुई नेहा पर जा रही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने नेहा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ करने लगे। पहले तो नेहा कुछ नहीं बता रही थी, मगर जैसे ही सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाया गया तो वह जोर जोर से रोने लगी और सब कुछ बता दिया कि नुकुल कैसे तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ गया था और वशीकरण करके दुष्कर्म कर रहा था और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, मगर खुद की रक्षा करने के लिए मैंने उसको मार दिया, वरना वो मुझे मार देता। क्योंकि उसकी आंखों में खून सवार था, इसलिए मैंने उसे मार दिया, वरना तो मैं वहां से भाग रही थी अपनी जान बचाकर, क्योंकि वह मुझ पर भी काला जादू करने वाला था। यह सब सुनकर नुकुल के पिता कहते हैं, तुमने ठीक किया बेटा। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा यह सब काम कर रहा था। और उसके साथ ही नेहा ने नुकुल की वो डायरी भी पुलिस वालों को दे दी, जिसमें कि अब तक यह सब लिखा हुआ था कि नुकुल ने अब तक क्या क्या किया है। इस डायरी की वजह से 2 केस सुलझ गए थे, एक सुसाइड वाला और दूसरा नुकुल के लापता का। पुलिस ने आगे रिपोर्ट की और इस खबर को पेपर में भी छापा गया कि एक साइको डॉक्टर मासूम लड़कियों का वशीकरण कर बेरहमी से उनका मर्डर कर रहा था। और इसके साथ ही नेहा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो उसे भी कोर्ट से कुछ सालों की सजा मिली और सजा काट कर वे रिहा हो गई। वह लगभग दोपहर के 2 बजे का समय था। आसमान से धूप बिल्कुल गायब थी। चारों तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान रास्ते पर तेज आंधियां चल रही थी, जिसके कारण वहां दोनों ओर लगे बबूल के पेड़ मानो कभी भी टूट जाने को तत्पर थे। इतने खराब मौसम में भी वह एक सुनसान किले की ओर बढ़ा जा रहा था। ढीले ढाले कुर्ता पजामा, एक गहरी नीली जैकेट और बड़े बाल, वह वेशभूषा से कोई लेखक जान पड़ता था। अगले ही पल वह उस किले के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वह कुछ पल रुककर मानो फैसला कर रहा था कि अंदर जाया जाए या नहीं। मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूं भाई। ना कोई ढंग की नौकरी ही मिली, ना छोकरी ही मिली। एक सपना था लेखक बनने का, वह भी पूरा नहीं हो पाया। जिस भी प्रकाशक के पास जाओ वह कहानी को घटिया और कम डरावनी कहकर रिजेक्ट कर देता है। वरुण ने अपने दोस्त तेजस से कहा, देख भाई, तू ऐसे चिंता मत कर। तू लेखक बनना चाहता है ना, मैं तुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसने ना जाने कितने लोगों की मनचाही मुराद पूरी की है। तेजस ने कहा और फिर उसने उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए कहा, देख भाई, आदमी थोड़ा टेढ़ा है, मगर जो एक बार वहां पहुंच गया ना भाई, ये मान ले कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। मेरा एक कलीग भी वहां गया था। अरे मैं ही उसे लेकर उसके पास गया था और देख, आज मैनेजर बना बैठा है।
अंतिम वाक्य तेजस ने करवाहट के साथ कहा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा वहां उस आदमी के पास, वरुण ने दृढ़ता से कहा। और इसके बाद तेजस का दिया हुआ एड्रेस लेकर वह घर आ गया। अगले दिन वरुण सुबह जल्दी तैयार होकर अपने घर नहीं सिर्फ मकान, उसका अपना कोई नहीं था, अपने मकान से जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद वह तेजस के बताए समय पर उसके पास पहुंचा, जहां से वे दोनों उस आदमी के पास जाने वाले थे। तेजस ड्राइव कर रहा था और वरुण उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वह करीब रात के 9 बजे का समय था। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तेजस ने अपनी गाड़ी एक लगभग बर्बाद हो चुके चौल के सामने रोकी, जिसमें अंदर जाने पर एक जर्जर सा घर नजर आ रहा था, जिसकी ओर इशारा कर तेजस ने कहा, वहां रहता है वह। और फिर दोनों उस घर में अंदर जाते हैं। वहां जाकर देखा एक बूढ़ा मरियल सा आदमी एक पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वरुण ने मन ही मन सोचा कि भला यह क्या उसकी मदद करेगा, मगर वह तेजस की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। सो वो चुपचाप उस मरियल से दिखने वाले आदमी को अपनी समस्या बताने ही जा रहा था कि तभी उसने अपनी अजीब नजरों से उसे घूरा और कहा, चिंता मत कर, तेरी समस्याओं का हल है मेरे पास। लगातार 3 दिन तक शहर के बाहर बने उस किले में जाकर वहां भटकती रूहों को खुश कर, और वे तेरा मनचाहा काम कर देंगी। अब जा। इतना कहकर बूढ़े ने वापस आंखें बंद कर ली। वरुण को कुछ समझ नहीं आया, मगर तेजस का इशारा पाकर वह बिना कुछ बोले ही उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आए। उस दिन के बाद से अगले दिन, यानी कि आज, वह उस भयानक किले के सामने खड़ा हुआ था, जिसके बारे में बहुत जानकारी करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। वह उस किले में अंदर जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी बाहर आती हुई आंधी और तेज हो गई और उसके साथ साथ बारिश भी आ गई। वह डर रहा था, मगर उसे उस आदमी की कही बात याद आई और तुरंत ही अंदर चला गया। अंदर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। उस पूरे किले में घोट सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ से झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। चमगादड़ों का झुंड किले के दीवारों पर बैठा फड़फड़ा रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, किसी ने उस पर झपटा मार दिया और वो डर से पीछे गिर गया। वह एक काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें शैतानी चमक लिए थी। वह बिल्ली वहां से भाग गई और फिर किसी तरह संभल कर खड़ा हुआ और डर के मारे उस किले में उस आदमी के बताए अनुसार कच्चा मांस रखकर तुरंत बाहर निकल कर आ गया। उसके बाहर आते ही उसे सुनाई दिया कि कोई चपर चपर करके मांस को खा रहा है। वह डर कर अपने घर वापस आ गया। रात तक वह आश्वस्त था कि बस 2 दिन और फिर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह पेन और डायरी लेकर लिखने बैठा ही था कि तभी उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा और उसकी डायरी पर जो लिखा था उसे पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। कल फिर किले में मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब यह क्या नई मुसीबत है। बड़बड़ाते हुए वह वापस कुछ लिखने लगा और इसके बाद उसे रह रहकर किसी की खिलखिलाती हंसी और साथ ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दी जाती। अब उसे खुद से ही चिढ़ हो रही थी कि आखिर वह उस किले में गया ही क्यों। उसकी पूरी रात करवट लेते ही गुजरी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, कहीं किसी बर्तन के पटकने की आवाज सुनाई देती तो कभी लगता उसके अलावा कोई और भी वहां पर है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कोई उसके ऊपर बैठा है और उसे देखकर हंस रहा है। उसने पूरी रात किसी तरह जाग कर गुजारी। अगले दिन सुबह वह वापस उस किले में नहीं जाना चाहता था। रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाजें उसे सुनाई दी थी, उसके बाद अब उसमें और शक्ति नहीं बची थी कि वह उस किले के भूत प्रेत का सामना कर पाए। ख्वाहिशें जो ना कराए, वही थोड़ा हिम्मत करके वह वापस किले में जाने के लिए घर से निकल गया। और फिर वही बवंडर आंधी तूफान। वरुण जब अंदर गया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वरुण? रूपा? वरुण ने हकलाते हुए कहा। हाँ वरुण, मैं रूपा। और इतना कहने के बाद वही आवाज अब एक हंसी में बदल गई थी। वरुण डर गया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह किस रूपा का नाम ले रहा है और क्यों। और वह तो किसी रूपा को जानता ही नहीं था। फिर यह कौन है जिसका नाम अपने आप उसकी जबान पर आ गया था।
वरुण किले में जहां खड़ा हुआ था अपनी जगह पर जम सा गया था। वह किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। वह जानता था इस भयानक किले के आसपास भी कोई नहीं जाता था। अचानक ही उसे लगा कि वह आजाद हो चुका है उस अदृश्य बंधन से, और वह बदहवास सा भागता हुआ अपनी कार लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। घर आकर शाम तक सब ठीक रहा और उसके बाद फिर वही जोर जोर से रोने की आवाजें और घुंघरुओं का शोर उसके कान फाड़ रहे थे। उस रात उसके घर के हर एक कोने पर किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका दम सा घुटने लगा था। बस अब और नहीं झेल सकता मैं यह सब। मैं अब थक चुका हूँ। बस एक मदद मांगी थी उस आदमी से और उसने मुझे भूतों के बीच उलझा कर रख दिया। वह फुफकारता हुआ बोला और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया था। वह किले से उसके साथ ही साथ लौट आती थी। वरुण अब थक कर वापस उस आदमी के पास जाना चाहता था और उस आत्मा से बचने का उपाय पूछना चाहता था, मगर फिर उसे अपना लेखक बनने का एकमात्र सपना टूटता नजर आया और उसने उस आदमी के पास जाने के ख्याल को ही खत्म कर दिया, यह सोचकर कि बस एक ही तो दिन बाकी है, उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। रात भर उसके घर में कभी पानी भरने की आवाजें आती रहीं तो कभी उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है, मगर कोई नजर नहीं आता। जैसे तैसे डरते संभलते सुबह हो गई और वरुण ने तय कर लिया था कि वह किले में जाएगा। आज आखिरी बार उस किले में जाऊंगा। बस अब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो इसके बाद चाहे जो हो, मैं कभी उस वीरान किले की ओर देखूंगा भी नहीं, वरुण ने अपने आप से कहा और वह मन मारकर किले की ओर बढ़ गया। उसने किले में एक कदम रखा ही था कि घना अंधेरा छा गया और कहीं दूर एक रोशनी की बिंदु चमक रही थी, ताकि कुछ समय बाद वरुण खुद अपने डर का साक्षी बन सके। आ ही गया तू वरुण, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं, तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेना है मुझे। यह कहते हुए उस प्रेतनी ने वरुण को उठाकर किले की दीवार की ओर फेंक दिया। मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसके सिर से काफी खून बहने लगा था। तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। वो तू ही था ना जो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इस किले में लाया था और यहां लाकर, छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और जब तेरा मन भर गया तो तू मुझे बेहोशी की हालत में ही जिंदा मिट्टी में दफन कर गया। यह कहते कहते एक बेहद खूबसूरत लड़की वरुण की आंखों के सामने आई और अगले ही पल बेहद ही दयनीय हालत में थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरा दर्द लिए अब रूपा अपने असली रूप में वरुण के सामने थी और गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वरुण के सिर पर फेंकने ही वाली थी कि तभी वह मरियल बूढ़ा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसे देखकर रूपा रुक गई। इसका कोई दोष नहीं है रूपा, यह अपना पिछला जन्म भूल चुका है, तू इसे माफ कर दे और मुक्त हो जा, उस बूढ़े ने कहा। नहीं भैया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। रूपा की आत्मा गुस्से में फुफकारती हुई बोली और सिर्फ आंखों के एक इशारे से उसने वरुण को उठाकर एक बार फिर किले की दीवार में फेंक दिया। इस बार उसका दायां हाथ टूट चुका था और माथे पर लगी चोट भी गहरी हो गई थी। इसे छोड़ दे रूपा, यह वरुण है, राजेश नहीं। राजेश मर चुका है, इसमें तो बस उसकी आत्मा है, इसे जाने दे रूपा। जब उस बूढ़े ने रूपा को समझाया तो वह थोड़ी नरम पड़ी और आंखों से खून के आंसू बहाती किले की दीवार में एक छेद करके गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। यह सब क्या था बाबा? वरुण मुश्किल से बस इतना ही पूछ पाया। रूपा मेरी बहन थी। कोई 30 साल पहले राजेश नाम का एक लड़के ने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। तब से वह उसका इंतजार ही कर रही थी ताकि उससे बदला ले सके। तुम ही राजेश हो, पिछले जन्म के राजेश। मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गया था, मगर अपनी बहन को मुक्ति दिलाने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा था। अब तुम एक अच्छी आत्मा हो, इसलिए पुराना सब भूल जाओ, उस बूढ़े ने कहा और पलटकर जाने लगा। मगर बाबा मेरी कहानी, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। वरुण को लगा जैसे वह ठगा गया हो, इसलिए वह खींच उठा। यह कहानी क्या कम डरावनी है?
लिख देना इसे और फिर देखना तू आसमान चूमेगा। कहकर वह बूढ़ा चला गया और वरुण भी अपने घर आ गया। अब वह डर और भूत दोनों से वाकिफ था। तो दोस्तों, कहानी अब आप सभी के सामने है। आपको यह कहानी कैसी लगी? और वरुण जी ने यह कहानी मुझे दी है आप सभी को सुनाने के लिए। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल और हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। रानी, उठ ना, आज चलना है हमें। देख 6 बज चुके हैं, उठ जाना अब। रानी को जोर जोर से चिल्लाते हुए रागिनी उसे उठाने लगी। यार थोड़ी देर और सोने देना, अलसाई सी रानी बोली और अपना मुंह चद्दर से ढककर सो गई। तभी बाथरूम का गेट खुला और एक लड़की तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए आई और चुपके से आकर रानी के कान में जोर से चिल्लाई। हड़बड़ाते हुए रानी डरते हुए उठकर बैठ गई। रागिनी और बाथरूम से निकलने वाली लड़की, जिसका नाम साक्षी था, दोनों ने एक दूसरे से हाई फाई किया और हंसने लगी। यार रानी तो कितनी डरपोक है ना, बस इतने से ही तू डर जाती है। सोच, हम जहां जा रहे हैं सुना है वो भूतहा इलाका है, तो तेरा क्या होगा? साक्षी ने रानी के सर पर टपली मारते हुए कहा। मैं नहीं डरती किसी से, और यदि भूत चुड़ैल कोई सामने आ भी गया तो उससे बोल दूंगी मेरे अंदर घुस जाए और तुम दोनों को डराए। रानी गुस्से में यह बोलकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे जाते देख साक्षी और रागिनी हंसने लगी। ये तीनों दोस्त गर्ल हॉस्टल के एक ही रूम में रहती थी और अपने घर से दूर देहरादून में स्टडी करने आई थी। रानी, रागिनी और साक्षी, इन तीनों में रानी कुछ डरपोक किस्म की थी, लेकिन अक्सर ही उसके बैग से कुछ तंत्र मंत्र की किताबें मिला करती थी। तो कभी भूत पिशाचों को वश में कैसे करें, इनके बारे में लिखी किताबें मिला करती थी। और ये सब उस वक्त मिलती जब रानी को अपने घर जाना होता। ये किताबें रानी सबसे छुपाकर खरीदती और जब किसी को पता चलता तो कोई ना कोई बहाना बना देती कि ये उसके भाई, अंकल या पड़ोस के मंदिर वाले पंडित जी ने मंगवाई है। भूतों से डरने वाली रानी ये किताबें क्यों पढ़ेगी, यही सोचकर वो दोनों उससे ज्यादा सवाल भी नहीं करती। एग्जाम के बाद छुट्टियों में घर जाने से पहले इन तीनों और इनके साथ इनके 4 बॉयज दोस्त ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। एक ऐसी जगह जिसे जहाँ के लोग भूतहा कहते थे। जिज्ञासा बहुत चीज़ों की होती है, लेकिन जिज्ञासा अगर भूत को जानने की हो तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर से सातों दोस्त निकल पड़े भूतहा जगह की सैर करने। राघव, आशीष, सौरभ और करण, ये चारों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपनी खुली गाड़ी में इन तीनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ये तीनों भी तैयार होकर नीचे आई और गाड़ी में बैठ गई और सब रवाना हो गए। हंसी मजाक करते वो लोग भूतहा कहलाने वाली घाटी की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन आने लगा था। मई की इस भयंकर गर्मी के मौसम में इन्हें सर्दी का एहसास होने लगा था। यार, ये गर्मी के मौसम में सर्दी क्यों लग रही है? मैंने रानी की एक बुक में पढ़ा था कि जहाँ भूतों चुड़ैल का वास होता है ना, वहां ऐसे ही अचानक गर्मी के मौसम में ठंड लगने लग जाती है। रानी को घूरती हुई साक्षी ने उसे डराने के लिए कहा। चुप करना यार, क्या फालतू की बातें लेकर बैठी है? ये सिर्फ मौसम खराब है और कुछ नहीं, आशीष ने चिढ़ते हुए साक्षी से कहा। तो सब एक पल के लिए चुप हो गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई। सब उस जगह को हैरानी से देखने लगे थे। बहुत खूबसूरत थी वो जगह। हरे भरे बड़े बड़े से पेड़, कुछ फूलों के और कुछ फलों के। यहाँ एक अजीब बात भी थी, वो ये कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ अमरूद के पेड़ों पर बहुत से अमरूद लगे थे। और तो और वहीं उसके पास ही कश्मीर में होने वाले सेब के पेड़ भी थे। इसी तरह अंगूर, पाइनएप्पल, मौसमी आदि के भी पेड़ लगे हुए थे। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। सबको इन्हें निहारते हुए बस आगे बढ़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने इन्हें सम्मोहित कर लिया है और अपनी ओर बुला रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते उन्हें और भी खूबसूरत जगह मिलती जा रही थी। स्पीड से बढ़ती गाड़ी चलते हुए अचानक ही रुक गई और इन सब का सम्मोहन टूट गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे।
अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? करण ने हैरानी से चारों तरफ देखकर कहा, एक मिनट, ये सारे फ्रूट्स एक ही जगह कैसे? और ये सेब यहाँ कैसे उग गए? और ये अमरूद, गर्मी में कब से अमरूद होने लगे? ये सब क्या है? करण की बात सुनकर रागिनी बोली, गाइज ये भूतहा जगह है तो शायद यहाँ सब पॉसिबल होगा। यह कहते हुए साक्षी हंसने लगी। फिर सबको देखकर बोली, गाइज क्या तुम लोग भी? मेरे घर पर भी तो अमरूद, सेब, पाइनएप्पल सबके पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? तुम लोग भी ना पागल हो बिल्कुल। ठीक है यार, अब यहाँ मत शुरू हो तू। ये बताओ अब क्या करें? ये गाड़ी तो पंचर हो चुकी है, अब आगे कैसे जाएं? रात भी होने वाली है, बताओ क्या करें? परेशान सा राघव बोला। क्या गाड़ी पंचर? एक अजीब से डर के साथ रानी बोली। सब उसे देखकर हंसने लगे। वो गुस्सा होकर आगे की तरफ पैदल ही चलने लगी। सबने गाड़ी से सामान उतारा और पैदल ही रानी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। अचानक ही भारी गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सब पूरी तरह भीग गए थे, साथ ही ओले भी पड़ने लगे थे, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर कोई सेफ जगह खोजने लगे। तभी साक्षी को एक जगह दिखाई दी, 2 मंजिला बहुत बड़ा सा लंबा सा घर। दूर से देखने पर यह कोई कॉटेज जैसा दिखाई दे रहा था। सब भागते हुए वहां पहुंच गए। वो एक सुनसान सा बहुत पुराना कोई गर्ल्स हॉस्टल था। नाम था रानी देवी गर्ल्स हॉस्टल, और इसके जस्ट पीछे खंडर हो रखा एक कॉलेज। अरे वाह, देखो रानी मैडम, यहाँ तुम्हारे नाम का ही हॉस्टल भी है। वाह क्या कहना, रागिनी ने रानी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तभी सौरभ ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फोन में देखते हुए बोला, गाइज ये हॉन्टेड है। आज से 25 साल पहले यहाँ बहुत कुछ हुआ था। यहाँ विदेशियों के बच्चे, मेरा मतलब लड़कियां पढ़ने आया करती थीं। 25 साल पहले यहाँ एक रात को बहुत तेज बारिश हुई। सुबह जब प्रोफेसर लोग यहाँ आए तो वार्डन और चौकीदार गायब थे और पूरे हॉस्टल में खून ही खून बिखरा पड़ा था। यहाँ लगभग 100 लड़कियां थीं और सब आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गई थी। और आज तक ये राज किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लड़कियां गई कहाँ। और तो और जब वहां पड़े खून की जांच करवाई तो पता चला कि ये 10 दिन पुराना है। फिर कुछ दिनों बाद वो कॉलेज एक ही रात में खुद ब खुद खंडर हो गया। उसके बाद यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया। यह कहते हुए सौरभ चुप हो गया। ये सब सुनकर सबको सांप सूंघ गया। डर सबके चेहरे पर दिख रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम सौरभ? ये हॉन्टेड है? घबराती सी रानी बोली। हाँ, लेकिन अभी हमें यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब इतनी रात को हम कहाँ जाएं? बाहर रहे तो ओले की मार या जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। चलो अंदर ही चलते हैं, देखा जाएगा यहाँ क्या होगा। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। याद है ना लास्ट टाइम हम लोग उस हॉन्टेड बंगले पर गए थे? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, उल्टा वहां गुंडे लोगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा। चलो यार डरो मत, सब एक साथ ही रहना। यह कहते हुए सौरभ ने सबको समझाया और सबको जबरदस्ती अंदर ले आया। कांपते पैरों से सब उस हॉस्टल की तरफ बढ़े और उसका दरवाजा खोला। चरमराते हुए हॉस्टल का दरवाजा खुला। देखा तो पूरे गार्डन में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक मनहूसियत सी फैली हुई थी। ये सब देखते हुए वो धीरे धीरे हॉस्टल के हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए। वो दरवाजा लकड़ी का था और आधा जला हुआ भी था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, जिससे वो जोर से धड़ाम की आवाज से गिर गया। जिसके गिरते ही एक बहुत बड़ा कबूतरों का झुंड फड़फड़ाते हुए बाहर की ओर निकला और एक बड़ी सी काली बिल्ली ने उन लोगों पर हमला कर दिया। बचते बचाते वो लोग अंदर की तरफ आ गए। सबने अपने फोन से लाइट जला ली। देखा वहां बड़े बड़े रूम बने हुए थे और कई रूम खुले पड़े थे, जहां पर कबूतरों, चमगादड़ों और उल्लुओं ने अपना कब्जा जमा रखा था। रूम में बहुत सारे बेड अभी भी पड़े हुए थे। ये सब देखते हुए वो आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक ऊपर से उनके ऊपर एक मरा हुआ कबूतर गिरा। जोर से चिल्लाते हुए वो सब पीछे की तरफ हट गए। देखा तो ऊपर एक काली बिल्ली एक और कबूतर को नोच नोच कर खा रही थी और उन सबको घूर रही थी। डर के मारे वो सब कांप रहे थे। गाइज, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब जानवर ही हैं। चलो एक अच्छा सा रूम देखते हैं और वहीं रेस्ट करते हैं।
करण बोला और आगे बढ़ा। एक मोड़ के बाद उन्हें एक अच्छा सा रूम दिखाई दिया जो बाकी कमरों के मुताबिक थोड़ा बहुत साफ था और वहां कोई भी जानवर वगैरह नहीं थे। वो सब उस रूम में आ गए और अपने साथ लाए मोमबत्तियों और बैटरी से चलने वाली लाइट्स जला ली, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। वो शायद एक छोटी लाइब्रेरी थी क्योंकि वहां बहुत सी किताबें रखी हुई थी और आश्चर्य की बात यह है कि वो सब आज भी एकदम सुरक्षित थी। वो सब हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी साक्षी के हाथ कुछ लगा। सुनो गाइज, ये देखो, ये क्या है? साक्षी अपने हाथ में रखा मिट्टी से भरा एक लकड़ी का बोर्ड दिखाते हुए बोली, अरे ये कहीं ऊर्जा बोर्ड तो नहीं? कहते हुए राघव ने उससे वो बोर्ड लिया और उसकी मिट्टी साफ की। उसका शक सही निकला, ये ऊर्जा बोर्ड ही था जिससे भूतों को बुलाया जाता था। साफ करने पर उस पर काले रंग से ऊर्जा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके दोनों तरफ यस और नो लिखा हुआ था और नीचे ए से जेड तक ABCD लिखी हुई थी और बीच में राउंड शेप का कुछ बना हुआ था। उसके नीचे 0 से 9 तक गिनती और सबसे नीचे गुड बाय लिखा था। अरे ये तो सच में ऊर्जा बोर्ड ही है। वाओ, मेरी बहुत इच्छा थी इसे देखने की। इससे हम भूतों को यहाँ बुला सकते हैं, रागनी चहकती सी बोली। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाए। रानी के मना करने पर भी कोई नहीं माना। सब ऊर्जा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठ गए। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, कृपया वो हमारे सामने आ जाओ, हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अचानक साक्षी बोल पड़ी। साक्षी की बात सुनकर सब हंसने लगे। अरे यहाँ कोई भी होगा तो आएगा ना, ये ऊर्जा बोर्ड ऐसे ही गेम खेलने के लिए बनाया जाता है और यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है। इन सब से बोर होता हुआ आशीष बोला और रूम से बाहर चला गया। साक्षी बार बार आत्माओं को बुलाने का प्रयत्न करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने बुलाना ही बंद कर दिया। सब बातें करने में लगे थे। आशीष अभी तक नहीं आया था। अचानक ऊर्जा बोर्ड में हलचल हुई। सबका ध्यान उस तरफ गया लेकिन वहम मानकर वो फिर से बातों में लग गए। अचानक ही तेज तेज हवाएं चलने लगी थी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। हवाओं के कारण मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी थी। जैसे ही उन्हें जलाते वैसे ही वो बुझ जाती। तभी रानी को लगा कि उनके आसपास कोई है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात ना मानकर सब फिर से अपनी बातों में व्यस्त हो गए। तभी करण को भी महसूस हुआ कि उनके अलावा भी इस कमरे में कोई मंडरा रहा है। तब सब खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक ऊर्जा बोर्ड में जोर जोर से कंपन होने लगी और एक भयंकर कंपन के साथ ऊर्जा बोर्ड के 2 टुकड़े हो गए और नीचे गिर गए। वहां पड़ी बैटरी की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। ये देखकर सब डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कोने में खड़े हो गए। बाहर भयंकर रूप से बिजलियां चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे। बिजलियां चमकने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक साया खड़ा था जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर सबकी घिग्गी बंद गई। क्यों बुलाया मुझे? क्यों? शांति से रहना चाह रही थी मैं। तुम इंसान लोग मजाक में हमें जगा देते हो, इसकी सजा मिलेगी तुम लोगों को। यह कहता हुआ वो साया उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मौका पाते ही वो सब के सब बाहर निकल आए, लेकिन रानी अंदर ही रह गई। वो सब लोग दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टी दिशा में आ चुके थे। वहां से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़े वैसे ही उनके सामने वही साया आकर खड़ा हो गया। एक नहीं, बहुत सारे साए, वो भी एक जैसे। वो सब साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे और उन सबको घेर लिया। पूरे हॉस्टल में एक भयंकर चित्कार गूंज उठी। तुम इंसान लोग, हम भटकती रूहों को कभी चैन से नहीं रहने देते। इतने सालों से हमने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ इस वीरान पड़ी जगह को अपना घर मानकर रहते थे, और तुम लोग यहाँ एक रात बिताने आए थे। शांति से बिताते और दूसरे दिन चले जाते, लेकिन नहीं, तुम इंसानों को तो हम रूहों को बुलाना था, हमारे आराम में खलल करना था। उसकी सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और क्यों ना मिले, तुम इंसानों के कारण ही तो आज तक हम रूह बनकर भटक रहे हैं। फिर भी हमने सबको माफ किया, लेकिन हमारे आराम में खलल को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह कहते हुए धीरे धीरे वो सब साए गायब होने लगे और एक एक करके गायब हो गए।
कुछ ही देर में वहां चारों तरफ मांस के लोथड़े, खून ही खून बिखरा पड़ा था और बहुत से उल्लू बिल्लियां सब उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। दूर उसी रूम के दरवाजे पर खड़ी रानी ये सब देखकर बाहर की तरफ भागी और उस भूतहा गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन रानी उसी हॉस्टल के बाहर पागलों सी हरकत करती हुई हाथ में एक मरा हुआ कबूतर खा रही थी और उसकी आंखें बहुत ही लाल डरावनी सी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर शैतानियत नजर आ रही थी। निशा अपनी कार से अपनी एक दोस्त निकिता की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी। क्योंकि गांव कुछ दूर था और उसे कच्चा रास्ता भी तय करके जाना था। रास्ते में उसे एक और दोस्त मानव भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने गांव जा रहा था। दूसरे शब्दों में मानव और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी, यही सोचकर दोनों ने साथ में शादी में जाने का प्लान बनाया। मौसम दोपहर से तूफानी और बरसाती हो चला था। रह रहकर गरज चमक के साथ कभी धीमी कभी तेज बारिश होने लगती। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही उसकी गाड़ी बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेली बैठी निशा ड्राइव करते हुए बोर होने लगी थी तो रेडियो ऑन करके गाने सुनने लगी, पर उसमें भी उसे कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम होने के कारण रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी। बाहर आकर मुंह ऊपर कर आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकालकर मानव को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे फोन लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के गेट पर मेन रोड पर ही आ जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूंगी। एक तो महाराज को इतनी दूर बाईपास पर ही रहने की जगह मिली। यही सोचकर उसने नंबर डायल किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब मानव का फोन स्विच ऑफ आया तो निशा झल्ला गई और खुद से ही बात करने लगी। यार, ये मानव का भी हमेशा से ऐसा ही है, कभी वक्त पर फोन ऑन नहीं रखता, खुद के साथ साथ सबको लेट करता है। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई, 4:45 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कभी कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था मिलने दोस्त से, कह ही दूंगी कि मोबाइल रखना बंद कर दे, क्या फायदा उसका जब उसका यूज ही ना करे। यह कहते हुए निशा ने गुस्से में झल्लाते हुए फोन काट दिया और एक पेड़ के नीचे टिक कर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए वो मोबाइल में उसकी फोटो निकालकर गौर से देखने लगती है। मानव की फोटो देखकर उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारी शक्ल में साहबजादे, इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली मासूम सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। मुस्कुराते हुए उसकी फोटो को चूमने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर से कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। वो गर्दन ऊपर कर पेड़ पर नजर डालती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। आसपास भी बाईपास एकदम सुनसान ही था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई तो था जो उसे अभी देख रहा था। उसने स्पष्ट महसूस किया था। वो फौरन कार स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ गई। उसने ड्राइव करते हुए ही फिर से मानव को कॉल किया। अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मानव को हुआ क्या है, जो अभी तक मोबाइल ऑन ही नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए वो उस जगह पहुंच गई जहां मानव उससे मिलने वाला था। लगभग आधा घंटा हो गया। इंतजार करते करते उसका मूड ऑफ हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होते देख उसने अब और वेट करना उचित नहीं समझा। उससे मैं खुद ही अकेली निकल पड़ी। उसे कल तक वापस भी आना था और निकिता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सो जाना भी जरूरी था। उसने वादा जो किया था उसकी शादी अटेंड करने का। निशा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पास करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसने पास जाकर कार कुछ धीमी की तो चौंक गई। ये तो मानव था, पर इतनी दूर हाईवे पर सुनसान सड़क पर ये यहाँ कर क्या रहा है। निशा के मन में ढेरों सवाल
पल भर में एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़ने लगे थे। उसने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तुम इस वक्त यहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुमको कितनी बार फोन की हूं मैं? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है? निशा ने सारे सवाल मानव पर दाग दिए। मानव उसे देखते ही मुस्कुराते हुए चेहरे को कार की खिड़की के पास लाकर बोला, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं एक काम से यहीं पास में आया था, एक प्लॉट देखने। सोचा कि तुम यहीं से तो निकलोगी, इसलिए यहीं मिल जाऊंगा। फोन की बैटरी खत्म होने के कारण तुमको सूचित नहीं कर पाया। मानव गेट खोलकर उसके पास आकर बगल में बैठ गया। निशा की गाड़ी वापस हाईवे पर फराटा भरने लगी। कौन सा प्लॉट देखने आए थे इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। ड्राइव करते हुए निशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला कि वो प्लॉट भी तुम्हारे गांव जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर पहले प्लॉट देख लेता हूँ, फिर बाद में सड़क पर आकर तुम्हारा वेट करूंगा। निकलने की जल्दी में फोन चार्ज करना भूल गया था, और यदि मैं तुमको देखे बिना सीधी निकल जाती तो जनाब खड़े रहते बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क पर। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक मुझे लिफ्ट दे देती। मानव मुस्कुराते हुए बोला, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, और कोई भी लड़की इस वक्त इस तूफानी मौसम में इस सुनसान हाईवे पर, वो भी रात होने के वक्त, अकेली कभी किसी लड़की को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिल जाए तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। मानव निशा की चुटकी लेते हुए बोला। ओह, निशा ने मानव की बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। जरा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान नहीं पाए और वो तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। निशा आंखों की पुतलियों को नचाते हुए मानव की तरफ तिरछी नजर से देखकर हंस दी। कोई भूत वूत नहीं होता मैडम, ये सब मन का वहम है। मानव निशा की तरफ घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता कि मैं निशा ही हूँ? हो सकता है मैं कोई भूत हूँ। आजकल भूत काफी एडवांस हो चुके हैं, कोई भी शकल इख्तियार कर आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस भुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो बैग में से फोन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी मानव उसे टोक देता है, अरे यार, अब इस फोन को भी अभी आना था, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है, और तुम फोन उठाने चली। मानव की बात सुनकर निशा अपने बढ़ते हाथों को रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा अब पूरी तरह अपने शबाब पर आ चुका था। गरज चमक के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। पानी बढ़ने के कारण आगे का कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए निशा ने वाइपर चालू कर दिया। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज स्पष्ट आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद निशा ने खामोशी को तोड़ते हुए मानव से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम्हारी बातों को ही सोच रहा था। मतलब कौन सी बात? निशा ने आश्चर्य से मानव की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना, बिना शादी किए इस दुनिया से चला जाऊंगा। मानव की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। मिस्टर मानव, इतना याद रखो, कोई भी भूत या चुड़ैल खुद से कभी नहीं बताएगी कि वो भूत है। भूत कभी अपनी आइडेंटिटी किसी को खुद नहीं बताते। ये तो अपनी अकल से ही पता लगाना पड़ता है कि वो भूत है या इंसान। अच्छा, तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होती है भूत की? मानव भोला बनते हुए निशा की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हो, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या है? मानव ने उत्सुकता से पूछा। देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बात जरूर बहुत सुनी है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक टक आपकी तरफ कभी नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते और भूत रात में ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं।
निशा ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। भूत जो होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर ही लगता है कि वो भूत हैं। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकालकर, बड़े बड़े दांत निकालकर, डरावनी शक्ल, कोई भी उनको पहचान सकता है। जबकि वो प्रेत होते हैं, वो पहले अपना विश्वास कायम कराते हैं सामने वाले पर। और भूत और प्रेत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने गेटअप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाए आपको पता ही नहीं चलता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक होता है, जो रात में ही निकलता है। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है। और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे जलकर, पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। मानव बोले जा रहा था और निशा हैरानी से उसे सुने जा रही थी। वाह यार, तुमने तो पूरी पीएचडी कर रखी है भूत प्रेतों पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। निशा मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज सुनकर मानव निशा को फोन स्विच ऑफ करने का बोल देता है, ताकि कोई इन्हें इस हसीन सफर में डिस्टर्ब ना कर सके। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देखे ही फोन स्विच ऑफ कर देती है। उनको चलते हुए अब काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया था जहां से उसको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। पहले भी आ चुकी हूँ 2-3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता है बातों बातों में नाका पीछे छोड़ गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। निशा कार रोककर आसपास देखती है। तभी एक बूढ़े बाबा उनकी कार के पास से छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज देकर पास बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उसके अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। बेटी, तुम आगे आ गई, वो नाका पीछे छूट गया है। वो बूढ़े बाबा जैसे ही गर्दन झुकाकर अंदर निशा से बोलते हैं। निशा अफसोस करते हुए वापस गाड़ी टर्न करती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका अलग ही दूर से दिख जाता है। वहां एक ढाबा भी बना हुआ है जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान देते हुए ही चल रही थी। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी निशा की नजर सड़क किनारे एक छोटी सी हनुमान जी की मंदिर नुमा मड़िया पर पड़ती है। वो कार रोककर वहां जाने को होती है। तभी मानव उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। बस अभी आई। वो सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है ना, उसे देख कर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं। निशा उतर कर जाने लगती है, पर मानव गाड़ी से बाहर उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। निशा उसे देखकर पूछती है, क्यों तुम दर्शन करने नहीं चलोगी? नहीं, मैं आज नहाया नहीं। बस इतना कहकर मानव और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। निशा अकेले ही मड़िया की तरफ चल देती है। वो हनुमान जी की मड़िया को देखकर जैसे ही वापस पलटती है, पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज आती है, सावधान बेटी। निशा ज्यों की आवाज की दिशा में पलटकर देखती है। एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं बाबा। निशा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। हम मिथिया नहीं कह रहे हैं। वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग पर मोहित होकर तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, पर कुछ नहीं बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। हम हनुमान भक्त हैं। अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था वो तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है
और तुझे खुद से बातें करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं से तेरे पीछे लग गया और आगे चलकर इस सुनसान रास्ते पर तुझसे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी का भी रूप रख कर आ सकता है। अपना फोन चालू करके देखो, असली मानव यानी तुम्हारा दोस्त मानव, उसने तुमको फोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुझे रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझे किसी सुनसान जगह बियावान जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तो खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे उसकी वो सब बातें याद आती हैं। निशा के कानों में बाबा जी के शब्द और मानव रूपी पिशाच की बातें दोनों गूंजती रहती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफर कर रही थी। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। वो काफी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे तो करे क्या। डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भोली मासूम है। तभी प्रभु ने तुझे अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनकी मड़िया पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य का पता चल सके। यह हनुमान जी की चोला चढ़ाने वाली मड़िया है। ये ले हनुमान जी की मली, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर तुझे वो नाका स्वयं ही दृष्टिगत हो जाएगा, जहाँ से तू अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। पर तनिक सावधानी से। वो प्रेत अवश्य तुझे डराने, तेरा रास्ता रोकने का प्रयत्न करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये मली है, वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डराने का प्रयत्न करेगा, ताकि तू डर जाए, घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। तेरा बाल भी बाका नहीं होने देंगे हनुमान जी। जा अब जल्दी से गाड़ी चालू कर निकल जा यहाँ से। उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर निशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। निशा चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर मानव बना हुआ पिशाच पलटकर निशा को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख लेता है। निशा घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। निशा की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती है। निशा एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर निशा अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी उठाने का भरसक प्रयत्न करती है। बुरी तरह हाफते हुए वो जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। निशा गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियां निकलने लगती है। वो पिशाच अब भी बाहर गाड़ी के कान से चिपका हुआ बराबर उसे डराने का यत्न करता है। निशा बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी। तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरेचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख निशा की डर के मारे सांस अटकने लगती है। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास से गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी के साइड में, तो कभी सामने कांच पर, तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाजें करते हुए लिपटता रहता। अंदर घुसने का, गाड़ी रोकने का भरसक प्रयास करता रहता। उसकी बड़ी बड़ी लाल खूनी आंखें निशा को ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागी जा रही थी। निशा बुरी तरह हाफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर सब्र रखे बैठा रहा तेरे साथ। रात के अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था, ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती, जल्दी गेट खोल। भयंकर डरावनी आवाजें निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। निशा के मन में एक बात आती है।
वो जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है और फौरन बाबा जी वाली पुड़िया निकालकर वो हनुमान जी वाली मली कार के कांच और छत पर अंदर से ज्यों ही लगाती है, फौरन वो पिशाच कहराता हुआ आवाजें निकालता हुआ कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और भयानक अंदाज में रोते हुए गायब हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झींगरों और मेंढकों की आवाज वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साए साए करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। निशा ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर डाल दी और गांव में जहां शादी थी उस घर पर जाकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा कि मानव के मिस कॉल उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरकर सीधी अंदर मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर निशा पसीने से तरबतर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उन तेजों में सिद्ध पुरुष का धन्यवाद करती है। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट में जय श्री राम कमेंट कर दो और कहानी कैसी लगी यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।